अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। खूबसूरत औरत किसी आजमाइश से कम नहीं होती। औरत का बेपनाह हुस्न बाज़ औक़ात उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है, ख़ास तौर पर वो हसीन औरत जो अपने मरकज़ को छोड़ दे, जिसके सर पर कोई छत ना हो और किसी मेहरबान साए की तलाश में वो मुतलाशी हो। ऐसी बेयारो मददगार हसीन व जमील औरत अपने हुस्न की वजह से कभी कभी खुद आजमाइश में मुब्तला हो जाती है और कभी दूसरों की आजमाइश में मुब्तला रखती है। आबदा भी ऐसी ही एक औरत थी। मैंने जब पहली मर्तबा आबदा को देखा, इस वक्त वो ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो चुकी थी। उसके मुर्दा चेहरे पर पाई जाने वाली ताजगी और शगुफ्तगी को देखकर मैंने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि ज़िंदगी की रानाई से भरपूर होते हुए वो किस कदर पुरकशिश रही होगी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो साल के तवील तरीन दिन यानी 22 जून की सुबह थी। इस रोज़ मैं हस्बे मामूल ड्यूटी पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि अलस सुबह नहर के किनारे पर एक औरत की लाश मिली है। लाश की इत्तला एक कुम्हार ने दी थी जो सुबह सवेरे मिट्टी ढोने निकला था। मैंने फिर ASI ज़हूर हुसैन को साथ लिया और जाए वक़ुआ पर पहुंच गया। इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला जंग के एक निस्बतन ज़ैरी इलाके हवेली बहादुर के थाने में थी। हवेली बहादुर टिरीमू सधानी राब्ता नहर के किनारे वाक़े है। आबदा ने फूलदार प्रिंटेड लॉन की शलवार कमीज़ पहन रखी थी। पाँव में 2 पट्टी चप्पल थी। उसकी गर्दन के गिर्द लिपटे हुए सुर्ख दुपट्टे को देखते ही अंदाज़ा हो जाता था कि इसे गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था। एक बात की वजाहत कर दूं कि मकतूला का नाम बाद में दौरान तफ्तीश मालूम हुआ था। मकतूला की उम्र का अंदाज़ा मैंने 24 और 25 के दरमियान लगाया। चूँकि कराइन से ज़ाहिर होता था कि इसकी मौत दम घुटने से वाक़ई हुई थी, इसलिए इसकी आंखें वहशतनाक अंदाज में फटी हुई थीं। लेकिन इस मंजर ने मकतूला की दिलकशी और खूबसूरती में कोई कमी नहीं आने दी थी। मौके पर काफ़ी तादाद में लोग जमा हो चुके थे। इनमें अच्छी खासी औरतें भी थीं जिनके साथ बच्चे भी थे। मैंने मौके पर मौजूद मोतबर मर्दों और बुर्दबार औरतों को बारी बारी मकतूला का चेहरा दिखाकर पूछगछ की, लेकिन कोई भी इसे शनाख्त न कर सका। इसका मतलब यही था कि वहाँ की वो रहने वाली नहीं थी, बल्कि किसी और इलाके से वहाँ पहुँची थी। मैंने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ASI मंजूर हुसैन से कहा कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। अगर मकतूला का कोई वाली वारिस ना आया तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। ये तो करना ही पड़ेगा मलिक साहब, ASI ने ख्याल अंदाज में कहा। अव्वल तो यही लगता है कि मकतूला यहाँ की नहीं है, इसलिए किसी वारिस के यहाँ पहुँचने की उम्मीद कम ही है, और अगर कोई आ भी गया तो इस सूरत में भी लाश का पोस्टमार्टम तो करवाना ही होगा। मैंने कहा कि तुम ठीक कहते हो, ये सीधा साधा कत्ल का मामला है। एक अधेड़ उम्र शख्स जो करीब खड़ा हमारी गुफ्तगू सुन रहा था, अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, थानेदार साहब, खामखा लाश की बेहुरमती ना कराएं। इस कर्मा मारी की मौत इसी तरह लिखी हुई थी। मैं इसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। चाचा, तुम्हें कैसे पता चला कि बेचारी कोई कर्मा मारी है? वो बौखला गया। जनाब, देखें ना, इस तरह की मौत तो। ASI ने इसे जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया और पूछा, चाचा, तुम जानते हो इस औरत को? नहीं जनाब, मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा। इससे पहले कि ASI कोई और सवाल पूछता, एक पुख्ता उम्र शख्स लोगों के दरमियान से रास्ता बनाते हुए हमारे पास आया और कहा, जनाब, मेरा नाम शराफत अली है। मैं मरने वाली का मुंह देख सकता हूँ? मुझे पता चला है कि यहाँ किसी औरत की लाश मिली है। तुम्हें ठीक पता चला है, मैंने इस बाइखलाक शख्स के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शराफत अली, लो देख लो तुम भी। फिर मैंने लाश के चेहरे पर से चादर हटा दी। ओह, शराफत अली के मुंह से बेसाख्ता निकला, ये तो आबदा परवीन है। कौन आबदा परवीन? मैंने पूछा। शराफत अली चंद लम्हे खामोश नज़रों से आबदा का मुर्दा चेहरा देखता रहा, फिर शिकस्ता लहजे में जवाब दिया, ये मेरी किराएदार थी। चंद रोज़ पहले ही अपने खामिंद के साथ यहाँ आई थी। क्या नाम है इसके खामिंद का? जमील, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, जमील इस वक्त कहाँ है? पता नहीं जनाब, वो भी सुबह से गायब है। शराफत अली, क्या तुम इन मियाँ बीवी को पहले से जानते थे? उसने नफी में सर हिलाया। मैं इनसे वाकिफ़ नहीं था।
फिर तुमने अजनबी लोगों को कैसे अपना मकान किराए पर दे दिया? वो तामुल करते हुए बोला, जनाब, बात दरअसल ये है कि मैंने इन्हें पूरा मकान किराए पर नहीं दिया था, बल्कि अपने घर की बैठक इन्हें रहने के लिए दे दी थी। एक लम्हे को रुककर उसने वजाहत की, हम दोनों जी अकेले ही रहते हैं, हमारी कोई औलाद नहीं है। मैंने सोचा घर का कुछ हिस्सा किराए पर उठा देना चाहिए, इस तरह घर बैठे इजाफी आमदनी भी होती रहेगी और हम दोनों मियाँ बीवी का दिल भी लगा रहेगा। इस सिलसिले में मैंने कुछ लोगों को कह रखा था कि मैं अपने मकान का एक कमरा किराए पर देना चाहता हूँ। कोई 12-15 रोज़ कबल जमील अपनी बीवी आफ्ता के साथ मेरे पास आया और घर का कुछ हिस्सा किराए पर लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। वो गुफ्तगू से खासा मुहज़्ज़ब और लिखा पढ़ा मालूम होता था। मैंने ज़रूरी शराइत तय करने के बाद इन्हें अपनी बैठक किराए पर दे दी। बैठक का एक दरवाज़ा बाहर की जानिब भी है। जमील इसी दरवाजे से आता जाता था। अलबत्ता वो दोनों बावर्ची खाना और बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए बैठक का अंदरूनी दरवाज़ा इस्तेमाल करते थे। इसका तवील बयान ख़त्म हुआ तो मैंने पूछा, शराफत अली, तुम्हारा घर किस तरफ है? इधर नज़दीक ही है जनाब, उसने एक जानिब इशारा करते हुए कहा। ठीक है, फिर बाकी बातें तुम्हारे घर पर चलकर होंगी। सो बिस्मिल्लाह जनाब, उसने कहा। इसके बाद मैंने आबदा परवीन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला हॉस्पिटल भिजवा दिया और एएसआई के साथ शराफत अली के घर पहुंच गया। शराफत अली का मकान 5 मरले पर तामीर किया गया था। पीछे 2 बड़े कमरे थे जिनके सामने एक दीवार से दूसरी दीवार तक बरामदा था। मकान के सामने वाले हिस्से में एक बैठक बनी हुई थी। बैठक और बरामदे के दरमियान वसी सहन था जिसमें अमरूद और शहतूत के दरख्त लगे हुए थे। सहन में ही एक जानिब बावर्ची खाना और गुसल खाना वगैरह भी बना हुआ था। बैठक के बैरूनी दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। सहन की जानिब खुलने वाले दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ी हुई थी। इसका मतलब यही था कि वो अपनी मर्जी ही से कहीं गए थे। शराफत अली हमें घर के अंदर ले गया और सहन में बिठाया। उसने ख़ास तौर पर मेरे लिए अंदर कमरे में से एक कुर्सी निकाल ली थी। एएसआई सहन में बिछी चारपाई पर बैठ गया। हाँ भाई शराफत अली, मैंने से मुखातिब करते हुए कहा, अब ज़रा जल्दी से बताओ कि तुम्हारे किराएदार यहाँ कब आए थे? कुछ हिसाब लगाने के बाद उसने जवाब दिया कि 15 दिन पहले जनाब। आज 22 तारीख है, मैंने कहा। इसका मतलब है कि वो 7 या 8 तारीख को यहाँ पहुँचे थे। अल्लाह आपका भला करे, वो 8 तारीख को आए थे, शराफत अली ने कहा। उन्होंने ये तो बताया होगा कि कहाँ से आए थे? नहीं बताया जनाब। और तुमने पूछा भी नहीं? शराफत अली ने जवाब दिया, मैंने इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा पूछगछ नहीं की थी। अलबत्ता मेरी बीवी को आपदा ने बताया था कि उन्होंने हाल ही में घर वालों से छुपकर शादी की थी और वो इस वक्त तक अलग रहना चाहते थे जब तक इनके लवाहिकीन का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। गोया मामला इश्क वगैरह का था। ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि जमील नामी वो शख्स लड़की को घर से भगाकर लाया था। अब उन्होंने वाकई शादी भी कर ली थी या यूं ही मियाँ बीवी की हैसियत से रह रहे थे, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी था। मैंने शराफत अली से पूछा कि जमील काम क्या करता था? मेरी बीवी को आपदा ने बताया था कि जमील एक हाई स्कूल में साइंस टीचर था, शराफत अली ने जवाब दिया। इसका कहना था कि मेरी बीवी को उन्होंने ये बताया था कि मौसम गर्मा की तातीलात वो यूं ही घूम फिर कर गुजारना चाहते थे। इस दौरान में इनके हालात नॉर्मल हो जाते और वो वापस अपने इलाके में चले जाते। मैंने सोचा जो स्कूल टीचर एक लड़की को भगा लाया था वो भला बच्चों को क्या तालीम देता होगा। मैंने अपने ख्यालात का इजहार करने के बजाय शराफत अली से इस्तफसार किया। शराफत अली, क्या तुम्हें यकीन है कि उन्होंने शादी कर ली थी? मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, वो बौखलाहट आमेज़ लहजे में बोला। मुझे अंदेशा था कि जमील आबदा को घर से भगा तो लाया होगा मगर उन्होंने शादी वगैरह नहीं की होगी। मुमकिन है जमील का ऐसा कोई इरादा ही ना हो। आबदा ने निकाह के लिए इसरार किया हो और दोनों में इस बात पर तल्ख कलामी हो गई हो जिसके नतीजे में जमील ने आबदा की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया हो और ख़ुद कहीं फरार हो गया हो। ऐसा होना नामुमकिन नहीं था। जमील मेरी नज़रों में मशकूक ठहर चुका था। उसने एक मुअल्लिम होने के नाते जो हरकत की थी वो किसी भी तौर पसंदीदा नहीं कहलाती थी। मैंने इस इम्कान को जहन में रखकर शराफत अली से पूछा, शराफत अली, क्या जमील और आबदा आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे? मुझे तो पता नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। फिर कहा, ठहरें, मैं अपनी घरवाली से पूछ कर बताता हूँ। आपको तो मालूम ही है कि औरतें इन मामलात पर गहरी नज़रें रखती हैं।
وہ اٹھ کر اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحن میں آ گیا۔ اس کی بیوی کا نام شریفہ بی بی تھا۔ اس نے ناسے کی چادر کا لمبا سا گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ میں شرافت علی اور شریفہ بی بی کے جوڑ پر دل ہی دل میں مسکرایا اور پھر ایک اہم سوال شریفہ بی بی سے بھی کیا۔ اس نے گھونگھٹ کے پیچھے سے جواب دیا، تھانے دار صاحب، اندر کا حال تو سونا رب ہی جانتا ہے، پر میں نے انہیں کبھی بھی تو میں کرتے نہیں سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں بہت اتفاق تھا۔ اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے جواب دیا، بڑی گوڑھی محبت لگتی تھی ان میں۔ میں نے پوچھا، شریفہ بی بی، عورتوں کی چھٹیس بہت تیز ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر معاملہ کسی عورت کا ہو تو اس کے تمام حواس پوری طرح بیدار ہو جاتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان دونوں نے واقعی شادی کر لی تھی؟ وہ تأمل کرتی ہوئی بولی، دلوں کی باتیں تو رب ہی جانتا ہے جناب، پر مجھے ان پر شک نہیں ہوا تھا۔ وہ بالکل میاں بیوی ہی لگتے تھے۔ میں نے شرافت علی سے پوچھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی شرافت علی۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، وہ دونوں کوئی 14 دن سے یہاں رہ رہے تھے، لیکن عابدہ کی لاش کو کسی بھی شخص نے شناخت نہیں کیا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے جناب، شرافت علی نے جواب دیا، عابدہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، بس جمیل ہی دن میں کہیں آتا جاتا، اور وہ بھی بہت کم۔ زیادہ وقت وہ دونوں بیٹھک ہی میں گزارتے تھے۔ اب تقریباً دوپہر ہو چکی تھی، لیکن جمیل کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ یہ بات میرے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ میں نے شرافت علی سے پوچھا، کیا جمیل پہلے بھی اتنی دیر گھر سے باہر رہا ہے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، اور آج تو بتا کر بھی نہیں گیا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، شرافت علی، کیا گزشتہ 14-15 دنوں میں کوئی ان سے ملنے آیا تھا، کوئی مہمان وغیرہ؟ مہمان کا کیا سوال جناب عالی، شرافت علی نے جواب دیا، یہاں تو وہ دونوں پردیسی تھے، اور پھر وہ تو چھپ چھپا کر یہاں پہنچے تھے۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد ہم دونوں وہاں سے اٹھ گئے۔ شرافت علی کے گھر سے نکلتے وقت میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ جمیل جیسے ہی واپس آئے وہ فوراً ہی تھانے میں اطلاع دے۔ تاہم اس بات کا امکان کم ہی تھا۔ اگر جمیل عابدہ کے قتل میں کسی بھی طرح ملوث تھا تو اس کی واپسی کے بارے میں سوچنا حماقت کے زمرے میں آتا تھا۔ اگر میں صحیح رخ پر سوچ رہا تھا تو جمیل اس وقت تک حویلی بہادر سے بہت دور جا چکا ہوگا۔ تاہم میں نے شرافت علی کو بتائے بغیر احتیاط کے پیش نظر ایک سادہ لباس کانسٹیبل کو شرافت علی کے گھر کے پاس ہی متعین کر دیا، اور اسے ہدایت کر دی کہ جیسے ہی کوئی شخص اس گھر کی بیٹھک کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے وہ اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ شام تک جب جمیل کی واپسی کی کوئی اطلاع نہیں ملی تو میں نے علاقے کے 3-4 معتبر افراد کو ساری صورتحال بتانے کے بعد شرافت علی کی بیٹھک کے بیرونی دروازے کا تالا توڑ دیا۔ اس وقت تک یہ خبر پورے علاقے میں پھیل چکی تھی کہ صبح نہر کے کنارے سے جس عورت کی لاش ملی تھی وہ شرافت علی کی بیٹھک میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ بیٹھک نام کی ہی بیٹھک تھی، ورنہ وہ ایک عام سا کمرہ تھا۔ مغربی دیوار کے ساتھ ایک پلنگ نما چارپائی بچھی ہوئی تھی جس پر بستر بھی موجود تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں دیوار پر کپڑے ٹانگنے کی کھوٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک زنانہ اور ایک مردانہ جوڑا ٹنگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پلنگ نما چارپائی کے نیچے سے ایک سوٹ کیس برآمد ہوا۔ شرافت علی نے بتایا کہ وہ دونوں جب یہاں پہنچے تھے تو ان کے پاس یہی ایک سوٹ کیس تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خاصی بے سر و سامانی میں گھروں سے نکلے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید ہی اس سوٹ کیس میں سے کوئی قیمتی چیز برآمد ہو، اور بعد ازاں میرا خیال درست ثابت ہوا۔ سوٹ کیس میں زنانہ اور مردانہ استعمال کے چند کپڑوں کے علاوہ دیگر چھوٹی موٹی اشیاء تھیں، مثلاً شیونگ کا سامان، ایک عدد رنگین پراندہ، میک اپ کا کچھ سامان، سرخی لالی اور پاؤڈر وغیرہ وغیرہ، ایک خوشبودار تیل کی بوتل۔ سوٹ کیس کے ڈھکنے کی جیب میں ایک عدد کنگھا، 2 عدد ریشمی رومال اور ایک رائٹنگ پیڈ برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ ایک عدد فاؤنٹین پین بھی ملا۔ رائٹنگ پیڈ کوڑا تھا۔ میں نے سوٹ کیس کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اسے بند کر دیا اور چارپائی کے نیچے نظر دوڑائی۔ بالکل دیوار کے ساتھ مجھے جوتوں والا ایک ڈبہ نظر آیا۔ میرے حکم پر ایک کانسٹیبل نے وہ ڈبہ باہر نکالا۔ وہ 10 نمبر سائز کے جوتے کا ڈبہ تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا، وہ خالی تھا۔ اندر صرف پیکنگ والا گڈی کاغذ رکھا تھا۔
मैंने गुड्डी कागज़ को बाहर निकाला तो इसमें से तयशुदा एक कागज़ नीचे गिर पड़ा। मैंने इस तयशुदा कागज़ को खोलकर पढ़ा। वो जूते की रसीद थी। वो जूता किसी आफताब बूट हाउस से ख़रीदा गया था और रसीद पर दुकान का पता भी दर्ज था, जो पुराना खानेवाल के मेन बाज़ार का था। मैंने कुछ सोचते हुए शराफत अली से पूछा, जूते का ये डब्बा तुम्हारा है शराफत अली? वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, जनाब ये आप क्या कह रहे हैं? आप पाँव तो देखें, इतना बड़ा जूता मैं कैसे पहन सकता हूँ? ये डब्बा जमील का है। मैंने फ़ौरन शराफत अली के पाँव का जायज़ा लिया। इसकी बात में वज़न था। वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसका पाँव 7 नंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर का था। 10 नंबर का जूता उसके किसी मसरफ़ का नहीं हो सकता था। मैंने जूते की रसीद को तय करके अपनी जेब में रख लिया और उठते हुए कहा, ठीक है शराफत अली, थाना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर जमील वापस आ जाए या कोई और गैर मामूली बात महसूस करो तो फ़ौरन हमें इत्तला कर देना। वो सर झुकाकर बोला, जो हुक्म जनाब। मैंने मौजूदीन इलाका के सामने मज़कूरा सामान की एक फ़हरिस्त तैयार की, जिसकी एक कॉपी शराफत अली को दी और सामान को अपनी तहवील में ले लिया। इसके बाद मैं वापस थाने चला आया। सामान को माल खाने में जमा करके मैं रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गया। अगली सुबह मैंने इस वारदात की रिपोर्ट इलाके के एसपी को भिजवा दी। इसके बाद जो दफ्तरी कार्रवाई हुई वो आपके लिए गैर दिलचस्प होगी, इसलिए मैं इसका जिक्र हज़फ करके आपको अपनी तफ्तीश का अहवाल सुनाता हूँ। तीसरे रोज़ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। इसके साथ केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट भी मुंसलिक थी। इन रिपोर्टों के मुताबिक मकतूला आबदा परवीन की मौत 21 और 22 जून की दरमियानी शब 2 और 3 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। वजह मौत सांस की आमदोशुद का मुनक़ते होना था। मकतूला की गर्दन पर गला घूटने के वाज़े आसार पाए गए थे। नेज़ मकतूला के तिब्बी तज्ज़िये से ये बात भी साबित हो गई थी कि वो अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रही थी। इस इंकिशाफ के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर वाकई जमील ने आबदा परवीन से अभी तक निकाह नहीं किया था तो मुमकिन था कि इनके दरमियान इस मसले पर झगड़ा हो गया हो और जमील इससे छुटकारा हासिल करके कहीं रुपोश हो गया हो। इस थ्योरी में एक कमज़ोर पहलू ये था कि जमील आखिर निकाह से गुरेज़ा क्यों होगा? अगर वो सिरे से आबदा से शादी का इरादा ही नहीं रखता था तो इसे भगाकर क्यों लाया? इस सवाल का जवाब तफ्तीश के दौरान में ही मिल सकता था। दूसरे रोज़ मैंने ज़िला हेडक्वार्टर झंग से इजाज़त ली और एएसआई ज़हूर हुसैन के हमरा खानेवाल रवाना हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खानेवाल को हमने अपनी आमद की गर्ज़ व गायत से आगाह किया, फिर मुतालिका थाने में भी इत्तला की। मज़कूरा थाने के इंचार्ज ने हमें हर किस्म की पूछ-गछ की इजाज़त दे दी और भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। थोड़ी सी देर के बाद मैं और ज़हूर हुसैन पुराने खानेवाल के मेन बाज़ार में आफताब बूट हाउस के सामने खड़े थे। आफताब बूट हाउस हंसी सजी सजाई दुकान थी। हमें दुकान में दाखिल होते देखकर एक सेल्समैन आगे बढ़ा और निहायत ही शाइस्ता लहजे में बोला, आइए जनाब बैठिए, मैं आपको आपकी पसंद के जूते दिखाता हूँ। किस किस्म का जूता पसंद करेंगे आप? गुरगाबी, मिकेश चप्पल। इस दुकान का मालिक कौन? मैंने इसकी बात कहते करते हुए कहा, हम इससे मिलने के लिए आए हैं। सेल्समैन ने एक लम्हा हैरत से मुझे देखा, फिर काउंटर की जानिब इशारा करते हुए बोला कि आफताब साहब उधर बैठे हैं। हम काउंटर की तरफ बढ़ गए। इस वक्त हम सादा लिबास में थे, इसलिए कदम कदम पर तारुफ की ज़रूरत पड़ रही थी, वरना तो पुलिस की वर्दी अपना तारुफ खुद होती है। काउंटर पर बराए जमान शख्स की उम्र लगभग 40 साल थी। वो खासा हट्टा कट्टा और सेहतमंद इंसान था। वो ग़ालिबन हमें सेल्समैन से बात करते देख चुका था, इसलिए छूटते ही बोला, हाँ जनाब, आप किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं? मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने तारुफ कराते हुए कहा। मैं ज़िला झंग के एक थाने का इंचार्ज हूँ और ये मेरे साथ एएसआई ज़हूर हुसैन है। वो काउंटर के पीछे उठकर खड़ा हो गया। क्या नाम बताया है आपने जनाब? शायद वो ज़रा ऊंचा सुनता था, लेकिन नहीं, वो तो हमें सेल्समैन से बातें देखकर समझ गया था कि हम कौन हैं और हम इससे मिलना चाहते हैं। फिर यही बात हो सकती थी कि इसे मेरे थानेदार होने का यकीन ना आया हो। मैंने इसकी तसल्ली के लिए अपना बैज निकाल कर इसे दिखाया तो वो अटेंशन हो गया।
जी मलिक साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे बजाय एएसआई ने जवाब दिया। हम एक कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं, इस सिलसिले में आपसे पूछगछ करने आए हैं। कत्ल? वो घबराहट आमेज अंदाज में बोला। कौन कत्ल हो गया है और आप किस किस्म की पूछगछ करना चाहते हैं? मैंने इसके सवालात को नज़रअंदाज करते हुए इधर उधर देखकर पूछा। क्या हम कहीं आराम से बैठकर बात कर सकते हैं? वो फौरन काउंटर के पीछे से निकलकर बाहर आ गया, फिर दुकान के पिछले हिस्से की जानिब चलते हुए बोला, आप आ जाएं जनाब, हम इधर बैठते हैं। फिर इसने एक सेल्समैन को हिदायत दी कि वो काउंटर के मामलात को संभाले। दुकान का हिस्सा दरअसल जूतों के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन इस गोदाम के एक हिस्से को नशिस्तगाह की शक्ल दे दी गई थी। यहाँ पर एक सोफ़ा सेट और चंद कुर्सियाँ रखी हुई थीं। हम सोफे पर बैठ गए। मैंने जेब से मज़कूरा रसीद निकालकर दुकान के मालिक आफताब अहमद को दिखाते हुए पूछा, ये आपकी दुकान की जारी करदा रसीद है? जी हाँ बिल्कुल, उसने रसीद हाथ में लेते ही तस्दीक कर दी। मैंने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि इस जूते का ख़रीदार कौन था? मैंने दानिस्ता जमील का नाम नहीं लिया था। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि रसीद 30 मई की तारीख पर मबनी थी। आफताब अहमद रसीद को हाथ में थामे थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर खुद कलामी के अंदाज में बुलबुलाया, 30 तारीख 10 नंबर का जूता। अचानक उसके चेहरे पर कामयाबी की चमक नमूदार हुई। हाँ, मुझे याद आ गया, वो जल्दी से बोला। ये जूता मास्टर जमील ने खरीदा था। अपनी बात ख़त्म करते ही उसने सवाल कर दिया, खैरियत तो है मलिक साहब? मास्टर साहब, वो जुमला अधूरा छोड़कर सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मास्टर जमील जहाँ कहीं भी होगा इस वक्त तक खैरियत से ही होगा, जब तक हमारे हत्थे नहीं चढ़ जाता। आप किसी कत्ल का तस्करा कर रहे थे? उसने पूछा। कौन कत्ल हो गया है? मैंने कहा, आप आबदा परवीन नामी किसी औरत को जानते हैं? वो कुछ देर सोचने के बाद बोला, नहीं जनाब, मैं किसी आबदा परवीन से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैंने पूछा, मास्टर जमील का घर तो आपको मालूम होगा? उसने फिर नफ़ी में जवाब दिया, घर का तो पता नहीं, लेकिन वो लाहौर मोड़ के करीब एक स्कूल में पढ़ाते हैं। बस ठीक है। मैं उठकर खड़ा हो गया। बाकी मालूमात हम स्कूल ही से हासिल कर लेंगे। आफताब अहमद ने लजाजत आमेज़ लहजे में कहा, मलिक साहब, आप कुछ खाए पिए बगैर जा रहे हैं। मेरी दुकान से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो थोड़ी देर पहले भी हमारी खिदमत के लिए कई बार परतोल चुका था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा, आफताब साहब, आपके ताउन का शुक्रिया, और यही हमारी सबसे बड़ी खिदमत है, और वैसे भी मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। हम पूछते पूछते थोड़ी देर बाद मज़कूरा स्कूल में पहुँच गए। वो स्कूल एन लाहौर रोड के नज़दीक वाक़ था। मौसम गर्मा की छुट्टियों की वजह से स्कूल तो बंद था, लेकिन करीब ही स्कूल के हेड मास्टर का घर था। हमने हेड मास्टर मतलूब हुसैन का दरवाज़ा खटखटाया। रस्मी तारुफ के बाद मतलूब हुसैन ने हमें घर के अंदर ले जाने का इंदिया दिया। मतलूब हुसैन शाइस्ता मिजाज का मालिक और हंसमुख शख्स था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से जहानत झलकती थी। मलिक साहब, कैसे ज़हमत फरमाई मेरे करीब खाने पर आने की। मतलूब हुसैन ने हमारी आमद की वजह दरियाफ्त की। मैंने कहा, मतलूब साहब, आपके स्कूल में एक मास्टर साहब पढ़ाते हैं, जमील बहार। मतलूब हुसैन ने फ़ौरन कहा, वो साइंस के मज़ामीन पढ़ाते हैं। हम मास्टर जमील के बारे में थोड़ी पूछगछ करने आए हैं। कैसी पूछगछ जनाब? हेडमास्टर साहब संजीदा हो गए। मैंने पूछा, मतलूब साहब, आप जहाँ दीदा आदमी दिखाई देते हैं और आपकी मर्दम शनासी में भी मुझे कोई शक नहीं है। ज़रा ये बताएं कि मास्टर जमील बहार किरदार के मामले में कैसे हैं? वो सीधा होकर बैठ गया। मैंने हमेशा जमील बहार को शफ़ाफ किरदार का मालिक पाया है। मैं आपके सवाल का मकसद अभी तक नहीं समझ सका हूँ। मैंने कहा, मतलूब साहब, हमारे थाने की हुदूद में एक औरत की लाश मिली है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक वो औरत मास्टर जमील की बीवी की हैसियत से वहाँ पहुँची थी। जमील इस दिन से गायब है जिस दिन इस औरत की लाश मिली थी। इसका सामान हमारे थाने के माल खाने में रखा है। और जिस दिन से आपकी इतला के लिए ये भी अर्ज़ कर दूं कि मज़कूरा मकतूला का नाम आबदा परवीन है। क्या आप इस नाम की किसी औरत से वाकिफ़ हैं? हेडमास्टर मतलूब हुसैन मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जिसे मैं कोई मायने नहीं दे सका, और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी हो।
بالآخر بولتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب میں آپ کی کسی بھی بات کو سمجھ نہیں پایا ہوں۔ میں نے کوئی پیچیدہ بات تو نہیں کہی ماسٹر صاحب۔ وہ بولا، دیکھیں جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمیل بہار میری آخری معلومات کے مطابق غیر شادی شدہ ہے، پھر میں کسی عابدہ پروین کو بھی نہیں جانتا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ خانیوال سے میلوں دور آپ کے علاقے حویلی بہادر میں کیا کرنے گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پورے ضلع جھنگ میں اس کا کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں رہتا۔ میں نے کہا، حویلی بہادر میں وہ دونوں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ مکان کے مالک کی بیوی کو عابدہ پروین نے خود بتایا تھا کہ انہوں نے گھر والوں سے چھپ کر شادی کر لی ہے۔ ناقابل یقین! مطلوب حسین نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جمیل بہار سے ایسی حرکت کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ میں نے کہا، مطلوب صاحب، آپ جمیل بہار کے گھر تک ہماری رہنمائی کر دیں۔ جمیل بہادر یہاں نہیں رہتا جناب۔ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلوب حسین نے بتایا، دراصل جمیل بہار میاں چنو کا رہنے والا ہے۔ میاں چنو میں کہاں؟ ظفر۔ میں نے پوچھا، ہیڈ ماسٹر صاحب، تلمبہ خاصا وسیع علاقہ ہے، تلمبہ میں اس کی رہائش کہاں پر ہے؟ اس نے بتایا کہ تلمبہ میں ماسٹر جمیل بہار چک 88 آر کا رہنے والا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ پتہ نقش کر لیا۔ میں نے پوچھا، چک 88 آر تو یہاں سے خاصے فاصلے پر ہے، وہ روزانہ اسکول کس طرح آتا ہوگا؟ اس نے یہاں پرانے خانیوال کے ایک محلے میں رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ اس کا کوارٹر اسکول سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ مہینے میں ایک مرتبہ اپنے چک ہو کر آتا ہے۔ وہ اس وقت عارضی رہائش گاہ پر مل سکے گا؟ میں نے عرض کیا نا، وہ چھٹیوں میں اپنے گاؤں چلا جاتا ہے، ہیڈ ماسٹر نے بتایا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 1 جون کو ہی روانہ ہو گیا تھا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ درست فرما رہے ہیں، میں نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود بھی ہم جمیل بہار کی عارضی رہائش گاہ ضرور دیکھیں گے اور اس کے آس پڑوس سے پوچھ گچھ بھی کریں گے۔ ہاں ہاں ضرور، وہ جلدی سے بولا، میں اپنے چھوٹے بیٹے کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ میں نے پوچھا، جمیل بہار کی عارضی رہائش گاہ کے آس پاس کوئی عابدہ پروین ہوگی؟ اس بارے میں میری معلومات صفر کے برابر ہیں۔ شکریہ ہیڈ ماسٹر صاحب۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر پوچھا، کیا ماسٹر جمیل صاحب شاعری بھی کرتے ہیں؟ آپ کا اندازہ درست ہے، مطلوب حسین نے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ بہار اس کا تخلص ہے، اچھی خاصی شعر کہہ لیتا ہے۔ ضرور سنیں گے اس کے شعر بھی، میں نے زمینی انداز میں کہا، ذرا ملاقات تو ہو جائے۔